सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और जैसे जैसे सेनेट इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तवील तरीन अरसे से सियासत से आउट रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन सेनेट इलेक्शन से पहले एक बार फिर सरगर्म और मुतहरिक होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं, अदालती फैसला सामने आ चुका है, मगर लगता है कि इलेक्शन में नाराज रहनुमाओं को मनाने, जोड़ तोड़ करने के लिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मौजू जहांगीर तरीन की शख्सियत ही है। आज जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर सेनेट के उम्मीदवार हफीज शेख से रब्ता किया और सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। कहा कि हफीज शेख से मेरा देरीना ताल्लुक है और खासी पुरानी दोस्ती है, उनसे मुसलसल रब्ता होता रहता है। हफीज शेख का ताल्लुक मेरी पार्टी से है। सेनेट इलेक्शन के मौके पर हफीज शेख की भरपूर हिमायत करूंगा। और इसके फौरी बाद जहांगीर तरीन अपना जहाज लेकर फैसलाबाद पहुंच गए, जहां राजा रियाज से उन्होंने मुलाकात की और ये यकीन दिलाया हफीज शेख को कि जितने भी पंजाब के नाराज अरकान हैं उनको वो मनाएंगे। और इसके लिए फौरी तौर पर वो सरगर्म भी हो गए हैं, क्योंकि सेनेट इलेक्शन में वफाकी दारुल हुकूमत की वाहिद जनरल नशिस्त पर पीटीआई के डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी है और इन दोनों के दरमियान 1-on-1 और बड़ा कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान ये मुकाबला कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन की वजह से काफ़ी अहमियत हासिल कर चुका है, जहां हुक्मरान इत्तेहाद को अब 20 नशिस्तों की बरतरी है। वफाकी दारुल हुकूमत की जनरल नशिस्त से मुतालिक अब इलेक्टोरल कॉलेज के मुताबिक इस्लामाबाद के सेनेटर्स का इंतखाब बशमूल फाटा अरकान और पूरी कौमी असम्बली के अरकान करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हाउस के वाजबात अदा न करने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया, जबकि सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। और इस पर इलेक्शन कमीशन में दौरी शरीयत का केस भी वहां पर चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने केस के बार बार इल्तवा पर फैसल वावडा पर 50,000 जुर्माना भी आयद कर रखा है। अब यूसुफ रजा गिलानी बमुकाबला अब्दुल हफीज शेख जहांगीर तरीन अब सियासत में इन हो चुके हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के नाराज अरकान को मनाने की कि किसी तरह अब्दुल हफीज शेख को इस इंतखाब में कामयाब करवाया जा सके। क्या सूरत हाल आगे हो सकती है? और नून लीग और पीपल्स पार्टी अब इस पर हैं। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा नून लीग की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो सियासी मौजू है, ज़रा इस पर तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मुशाहिदुल्लाह साहब ज़ाहिर आपकी पार्टी का एक बड़ा असासा थे, गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अगर उनके बारे में आप चंद कलमात अदा करना चाहें, फिर मैं अपना सवाल आपके सामने रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं उनके लवाहिकीन से, उनकी फैमिली से अफसोस करना चाहूँगी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस जो कहते हैं आज वो खामोश हो गई है। वो पार्टी का असासा थे, एक निहायत मुखलिस, दयानतदार और जो कहते हैं ना कि पार्टी के वफ़ादार और सबसे मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। जी, अब शाहिद साहब अब ज़रा सियासत की तरफ आ जाते हैं। सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब आज बड़े मुतारिक हो गए। एक तवील अरसे से हम देख रहे थे, चंद महीनों से सियासत से वो बिल्कुल आउट थे। इससे पहले हमने देखा था 2018 में इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी, उसमें उनका बड़ा अहम किरदार था। अब इस सेनेट इंतखाबात में भी अब्दुल हफीज शेख साहब को उन्होंने अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। आज वो फैसलाबाद भी पहुँचे हैं। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि अब्दुल हफीज शेख साहब मार लेंगे सेनेट का मार्का। क्या सोच रहे हैं अब आप लोग? देखें, मुझे तो आप देख लीजिए कि कितना तसाद है। जहांगीर तरीन ये वही साहब है ना जिनको अरबों रुपया का फ़ायदा पहुंचाया गया, जिनके ऊपर कमीशन बिठाई गई और फिर उस कमीशन का आप देख लें कि क्या हुआ। अवाम को तो चूना लग गया। अब उसके बाद वो गायब थे। उनसे नियाजी साहब नहीं बात करते, लेकिन उनसे हफीज शेख साहब बात करते हैं और उनको कहते हैं कि खुदारा आप एक्टिव हो जाएं। और अब आप ये देख लें कि कितना तसाद है। ये वही साहब हैं जो पंजाब हुकूमत बनते वक्त अपने जहाज़ में भर भर के लोगों को ला रहे थे और गवर्नर हाउस में जनाब हुकूमत बन रही थी। आज फिर इन्हें जहांगीर तरीन साहब की याद आई। पैसा हम नहीं चलने देंगे, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो। देखें, ऑपोजिशन नहीं मान रही, हम तो चाहते हैं। आपने दोगलापन देखा है
न्याजी साहब का देख लिया है क्यों कमी महसूस हुई है जहांगीर तरीन साहब की, जो एटीएम है इस पार्टी के, उनकी कमी का आज फिर क्यों एहसास हुआ है? इसलिए कि उनको नज़र आ रही थी शिकस्त, क्योंकि ये पाकिस्तान बमुकाबला IMF है। और इंशाअल्लाह मैं देखूंगी कि लाख कोशिश कर लें, इंशाअल्लाह मुहिब वतन जो हमारे MPs हैं, चाहे वो किसी सूबे से भी हों, वो पाकिस्तान की हिमायत करेंगे, पाकिस्तान को जितवाएंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे। चलें शाह साहब, अब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये बड़ा वाजे कह दिया है कि ओपन बैलेट हो, सीक्रेट बैलेट हो, हम दोनों के हक में। अब मुस्लिम लीग नून की इस पर क्या सोचे, मैं सवाल आपकी तरफ लेके आता हूँ। आज इस दामरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये में ज्वाइन कर चुके हैं, तो आज साहब पीपल्स पार्टी अब ओपन बैलेटिंग की हिमायत कर रही है, आप लोग हक में हैं। बिलावल साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा अपने खिताब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं अपने कुलीग मुशाहिदुल्लाह खान साहब की वफ़ात पे अपने दुख का इजहार करता हूँ, और वो मेरे 6 साल सेनेट में हम साथ काम करते रहे। बाद औक़ात हम पॉलिटिकल हवाले से उलझते भी रहे, मगर एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, और मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और नवाकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। जहाँ तक आपने बात की कि हम ओपन बैलेट के हिमायत में हैं या नहीं है, देखें ये शुरू से लेके PTI जो है चीज़ों को इस तरह खराबी की तरफ लेके जा रही थी। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम कोई ओपन बैलेट के खिलाफ है, हम खिलाफ भी नहीं थे। इशू ये था कि पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट आनी थी, और जाहिर है ये अमेंडमेंट बादशाह सलामत की ख्वाहिश के बुनियाद पर नहीं आनी थी कि वो आर्डर पास कर दें, एग्जीक्यूटिव आर्डर पास कर दें, और तमाम पार्लियामेंटरियन एक कौमी असेंबली के हाल में उठ के खड़े हो जाएं और हाथ बुलंद करके कह दें कि जी बादशाह सलामत, हमने आपका कहना मान लिया। उसके लिए हमारा इख्तिलाफ सिर्फ ये था कि आपको प्रॉपर जो है वो वे इख्तियार करना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी से ये अमेंडमेंट आनी थी। तमाम स्टेक होल्डर जो कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। हाँ, आप नेगोशिएशन करते, उसमें अगर कोई जमात आपको ये कहती कि जी हम सरियन इस अमेंडमेंट के खिलाफ हैं, तो आप कहते कि जनाब हम अकेले इस अमेंडमेंट के हामी हैं, बाकी सब लोग खिलाफ हैं। तो ये झूठी प्रोपेगेंडा जो बतीरा रहा है PTI का, अब वो भांडा जो है वो बिल्कुल फूट चुका है, और इनकी असल जो नीयत और हकीकत वो सामने आ चुकी है कि ये अपने ही लोगों को खरीदने के लिए अब ATM मशीन को एक्टिव कर रहे हैं। तो लिहाजा इनको खतरा था कि वो जब IMF का मुकाबला पाकिस्तान से करेंगे तो उनके अराकीन उनसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, और ये जल्दबाजी में ये अमेंडमेंट कर रहे थे, मगर तरीक़ेकार जो वे था, रास्ता था, वो ठीक नहीं था। तो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून और PDM यहाँ तक तो जरूर इख्तिलाफ कर रही थी कि आपको तरीक़ेकार ठीक रखना चाहिए, मगर हमने ये कहाँ कहा, लेकिन कब कहा था, लेकिन आजी साहब अब इस गलत तरीक़ेकार के बाद भी तो ये झूठा प्रोपेगेंडा था। ज़ाहिर वो तरीक़ेकार तो अब पुराना हो गया। बिलावल साहब ने जो बात की है वो जोश खिताबत में उनकी ज़बान तो नहीं फिसली, उन्होंने सोच समझ के कहा है कि अब हम चाहे हम सीक्रेट बैलेटिंग हो, ओपन बैलेटिंग हो, हम दोनों के हक में। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अभी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो भी फैसला होता है, हम दोनों तरीके से इलेक्शन से आउट नहीं होंगे, हम इलेक्शन का हिस्सा होंगे। जिस तरह पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ विदिन PDM के अंदर था हमारा कि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, तो वही बात की है बिलावल साहब ने। शायद आपको समझने में कुछ दुश्वारी हो। जी शाइसा साहब, अब आपका इस पर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आ जाता है तो फिर आप अगर ओपन बैलेटिंग की हिमायत की जाती है सदारती ऑर्डिनेंस की, तो फिर एतराज़ तो नहीं होगा मुस्लिम लीग नून को? देखें, हम तो ओपन बैलेट या उसके खिलाफ नहीं है, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मुमकिन, विदाउट एक किसी आइनी तरमीम के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो अगर आइनी तरमीम ये करवा लेते वक्त से और उस तरह हो जाता तो फिर किसी को भी एतराज़ नहीं था। हमारा एतराज़ ये है कि जो बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 226 में नहीं है, वो ये कैसे कर सकते हैं। तो पॉइंट इज़ कि अभी भी अब मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स भी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करेंगी, क्योंकि ये उनके डोमेन में नहीं आता। मुझे ये बार बार इलेक्शन कमीशन जाके अपना जो नज़रिया, उनकी जो बात है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट्स को, और कोर्ट्स भी जानती हैं कि ये तरमीम सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, और विदाउट द तरमीम
ओपन बैलेटिंग हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तो इसलिए अगर पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये आईनी तरमीम लेकर आते तो क्या आप लोग इसकी हिमायत करते? आप लोग क्या इनका साथ देते अगर ये तरमीम फ्लोर पर आती तो? देखें आईनी देखें, लेकिन मेरे भाई सुने, तरमीम लाने का ये तरीका नहीं होता कि विद द इवनिंग व्हेन इट इज़ नीडेड आप उस शाम को तरमीम लेके आए। ये मसला 2018 से चल रहा है, आज 3 साल हो गए। न्याजी साहब को जो ट्रांसपेरेंसी का बुखार चढ़ा है वो अभी चढ़ा है। अब क्यों चढ़ा है? इसलिए चढ़ा है कि उनको अपनी सफ़ों में तोड़ फोड़ नज़र आ रही है, उनको अपनी सफ़ों में नज़र आ रही है कि उनके जो मेंबरान हैं वो इस वक्त इसके हक़ में नहीं हैं कि वो किसी इम्पोर्टेड कैंडिडेट को वोट डालें। उनको इसलिए इसकी अभी ज़रूरत महसूस हो रही है कि उनको पता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा, क्योंकि लोग अपने हलकों में नहीं जा सक रहे। MPs जो हैं, महंगाई ने, बेरोज़गारी ने, जो परेशानियां हैं उससे लोग इस कदर परेशान हैं कि उनको अब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं, वो क्या चाहती है। तो देखिए, जो बार बार ऑपोजिशन को कसूरवार ठहराया जा रहा है उसमें ऑपोजिशन का कोई कसूर नहीं है। हेस्ट में किया हुआ कोई भी फैसला जल्दबाजी में वो सही नहीं होता। देखिए, जिसने भी ये आईन फ्रेम किया होगा उसने कुछ सोच समझ के ये शिकें रखी होंगी कि इस तरह होगा। अगर इसमें तरमीम की जरूरत है, हुकूमत के लोग आपके साथ राब्ते में हैं कि MPs पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप और फिर जो फैसले इतने यकीन और एतमाद से आप कैसे कह सकती हैं कि ये वोट नहीं देंगे अपने कौन राब्ते में? हुकूमत के MNA MPs ने क्या आपसे राब्ता किया है, आप लोगों से, आपकी जमात से? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे सेनेट के? मेरी बात सुनिए, आपने तीनों सूबों से उठती हुई आवाज़ें नहीं सुनी? अब बनाते फिर रहे हैं न्याजी साहब, एक एक की मिन्नतें कर रहे हैं, एक एक को समझा रहे हैं। 2.5 साल उन्होंने चौधरियों को, अपने इत्तेहादियों को नाराज़ रखा है। एक इत्तेहादी टूट चुके हैं, एक इत्तेहादियों के घर वो 2.5 साल नहीं गए। उनके, जिनको वो कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो उसके घर नहीं गए। लेकिन फिर जब उनको ज़रूरत पड़ी, अपना मतलब पड़ा, तो वो उनके घर भी चले गए। तो इत्तेहादियों में हम तो असेंबली में बैठते हैं, हम वो उठती हुई आवाज़ें सुनते हैं जो बैक बेंचेस की तरफ से आ रही होती हैं कि किस तरह नौकरियां बिक रही हैं, किस तरह रिश्वत और ज़्यादा हो गई है और लोग अपने हलकों में नहीं जा पा रहे। ये आटा चोर, चीनी चोर, पेट्रोल चोर, दवाइयाँ चोर, इनको वो किस तरह इनकरेज किया जा रहा है। तो शरीफ लोग तो परेशान हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आवाज़ें जो उठी हैं वो आपने भी सुनी है। सिंध से क्या उठी हैं, KPK से क्या उठी हैं, बलूचिस्तान से क्या उठी हैं। तो अब वो मनते कर रहे हैं। तो ये इससे किसी को, सबको नज़र आ रहा है कि क्या होने जा रहा था। अब जहांगीर तरीन मैदान में ATM साहब आए हैं। अब खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होगा और ये अपने ही मेंबर्स को खरीदेंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे 2018 में हुआ है कि देने वाले भी PTI, लेने वाले भी PTI और ये वीडियो बनाने वाले भी PTI, जीतने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI और फिर सजा पाने वाले भी PTI। मतलब ये सारा जो हुआ है वो आपके सामने है। ठीक, चलिए शाहिद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जरा। धामरा साहब, आज बिलावल साहब ये भी कह रहे थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपसे, यानी पीपल्स पार्टी से कह रहे हैं कि हमें अपनी जमात में शामिल कर लो, हमें टिकट दे दो, हम आपके लोगों को वोट देंगे। ये कौन से अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? जरा इनको तो आप मंजर आम पर लाएं, बेनकाब तो करें। देखिए, बहुत सारे अरकान हैं जो रास्ते में हैं और मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि ये जो अमेंडमेंट आ रही थी ना 226 वाली, ये सिर्फ इसी खतरे से बचने के लिए आ रही थी। अदरवाइज PTI को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इसमें हैंड ऑफ शो करने में उनकी क्या दिलचस्पी है। ये इस तरह की सूरत-ए-हाल PTI के अंदर है। मिसाल के तौर पर आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट के साथ साथ इस चीज को भी अगर नजर में रखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि जहां जहां इनके कैंडिडेट आए वहां पर बगावत हुई है। और अभी भी सिंध की तंजीम के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की है और एक भाषण दिया है अरकान को कि 50-50 करोड़ दूंगा, वो तो अदालत के बाद अब वो चीज रुक गई कहीं ना कहीं। तो ये कितने भी भाषण दें और ये चीज जब 226 नहीं आई और उसका तरीकेकार भी इन्होंने ऐसा रखा जैसे ये पार्लियामेंट नहीं है, कोई बनी गाला
का ड्राइंग रूम है, जिस तरह वो चाहेंगे इस तरह हो जाएगा। और ये इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए इन्होंने ये सारी कोशिश की, और आज इनकी नाकामी के बाद ये हुआ कि इनकी जो वो नायल तरीन ATM मशीन है, जिसको अदालत ने नायल करार दिया, जो चीनी कमीशन में 400 अरब रुपए से ज्यादा की कमीशन में मुनव्वस है, मगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उसको एक्टिव किया गया है। तो बहुत सारे अराकीन है, इसलिए नाम जो है अभी लेकिन धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्जाम लगा दिए जाते हैं। 2018 में भी तैमूर तालपुर ने असेंबली के फ्लोर पर कहा था कि वो अरकान यही इसी असेंबली में मौजूद हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को अपना वोट बेचा। उस वक्त आप नंबर कम होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा से भी अपने लोग कामयाब करवाने में कामयाब हो गए थे। अब इस वक्त भी अभी महफूज यार खान साहब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि MQM के लोगों को आप लोगों ने ऑफर दी, नोटों के भरे हुए बैग दिए। तो आप लोग इल्ज़ाम तो लगा देते हैं लेकिन फिर नाम नहीं लेते, तो फिर बात मुनासिब नहीं होती ना। या तो बेनकाब करें या फिर इल्ज़ाम ना लगाए जाए। आपने जहां तक इल्ज़ाम की बात की ना, आपने जहां तक इल्ज़ाम की बात की, तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि महफूज यार खान साहब 3 साल के बाद वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इदारे अदालतें जो हैं, और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत सारे फैसले पहले भी आ चुके हैं, इस डिबेट में जाने से की बगैर। आपने KPK के हवाले से बात की, सिंध के हवाले से बात की, आप पंजाब को भूल गए जहां पर इनके कैंडिडेट थे जो अभी बहुत ही अहम पोजीशन पे हैं, गवर्नर की पोजीशन पे। उन्होंने कितने ज्यादा वोट लिए थे, उनसे PTI ने पूछा था, शटअप दी थी और रिजाइन दी थी। उनका सवाल तो उनके नुमाइंदे से होगा ना, पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवाल आपसे होगा, नून लीग से मुतालिक सवाल शाइस्ता साहब से होगा। खरीदो फरोख्त पे काम लिया? नहीं, मैं तो उस पार्टी की मुनाफिकत पे बात कर रहा हूँ ना। उस पार्टी की मुनाफिकत की बात करता हूँ। जब सीक्रेट बेल्ट होता है और जब चेयरमैन सेनेट के हवाले से जब आप खरीद रहे थे, वहां पर आप खामोश हैं। पंजाब में आप खरीद रहे थे, आपको ज्यादा वोट मिले, तो आप अपने सेनेटर को रिजाइन दिला देते कि ये तो गलत काम किया आपने, पूरी पार्टी के ऊपर धब्बा करार दे दिया है। तो चौधरी सरवर को आप रिजाइन करवा देते, आज हम आपके ऊपर बात नहीं करते, और फिर आप सब मिलके हमारे ऊपर बात करते। तो सीक्रेट बेल्ट है, वहां पर अगर चंद लोग इस तरह करते हैं, तो क्या पूरे निजाम और सिस्टम को जो है वो उलट करके खड़ा करते हैं? अगर हम चाहते हैं कोई अमेंडमेंट, तो क्या इसका तरीका यह है कि सिर्फ 1 महीना पहले उसकी एक्सरसाइज करें, अदालत में भी जाएं, पार्लियामेंट में भी आए, और इनके मुद्रा जो है वो पॉइंट आउट करें कोरम को, दरअसल किसी भी सूरत में PTI 226 नहीं चाहती थी। और दूसरी बात, इनके एक वजीर शाह महमूद कुरैशी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा, जब ये अमेंडमेंट नहीं आ सकी, कि हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि ये अमेंडमेंट पास हो या ना हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हम तो सिर्फ चेक करना चाह रहे थे, हम तो सिर्फ इसको मूव करना चाह रहे थे। ये रिकॉर्ड की बात है, ये इसकी स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस की है। लेकिन अब तो इस तरह उस पार्टी की सेनेट इलेक्शन में इसी तरह रिकॉर्ड पर आसिफ अली जरदारी के बयान भी मौजूद हैं। रुकावट हुई है पीडीएम की पॉलिसी, अब उसकी ATM मशीन जो है, जो नायल है, वो एक्टिव है। सही। तो शाइस्ता साहब, ये माजी में जिस तरह अभी आप फरमा रही थी कि अभी किस तरह इमरान खान साहब काफ लीग को चोर और डाकू के अलकाबात से नवाजा करते थे, इसी तरह आप लोग अभी एक मौक़िफ़ हुआ करता था यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत से मुताल्लिक, उनको वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए आप लोग निकले थे, और आज आपके मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं वो। तो जहाँ मफादात का मामला आता है तो वहाँ फिर सियासत में सब कुछ सेट हो जा सही हो जाता है। देखें, सियासत अभी आप देख रहे हैं कि एक मूवमेंट चल रही है, और 11 पार्टीज़, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN, 2 मेजर पार्टीज़, वो PDM के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं। देखें, इस वक्त हमारी जो हम डिफरेंट पार्टीज़ हैं, आप हमें इलेक्शंस में फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल देखेंगे, लेकिन इस वक्त PDM के प्लेटफॉर्म पे हम सब एक हैं, और PDM के प्लेटफॉर्म से हम एक मुतफ़क्का 2 चीज़ों पे इस वक्त मेन है। एक तो हम मुल्क और कौम को और लोगों को उनकी वोट की इज़्ज़त वापस दिलवाना चाहते हैं, इक़्तिदार लोगों के हाथों में देना चाहते हैं, लोगों को जिसको वो वोट डालें उसकी पर्ची को डब्बे से निकलवाना चाहते हैं, और दूसरा चाहते हैं आइन और कानून की बालादस्ती हो, सब अपनी अपनी जो उनकी आइन ने हदूद मुकर्रर किए हैं उसमें रहें, उसमें काम करें, और कानून की और आइन पाकिस्तान की बालादस्ती हो। उस प्लेटफॉर्म पे तमाम पार्टीज़ इकट्ठी हैं, और उस प्लेटफॉर्म से जो भी फैसला होगा, कायदीन जो भी फैसला करेंगे, वो तमाम पार्टीज़ को मंजूर होगा।
इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के मुतफ़िका कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह उनके लिए काम भी होगा और उनके लिए हम वोटिंग भी करेंगी पार्टीज। लेकिन शाइस्ता साहब, आज तो आपको भी आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी, आज तो मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से भी कहा गया कि माजी में आप लोग जिसके हक में थे ओपन बैलेटिंग के, आज आप दोनों बड़ी जमातें उसके खिलाफ हो गई हैं। क्या हुकूमत ये सदारती ऑर्डिनेंस लाई है सिर्फ इस वजह से आपको एतराज़ है? बात सुने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एटलीस्ट PMLN स्टैंड्स कमिटेड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। हम एक कदम भी उससे पीछे नहीं हटे हैं। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन इस तरह नहीं कि आप बुलडोज करें। आपको अगर आइन में तरमीम करनी है तो आप किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू, किसी एक्ट के थ्रू, कोर्ट के ऑर्डर्स के पीछे मत छुपें। आए फिर ऐसे पार्लियामेंट में इसको सही टाइम पे लेकर आते, आप एक्सपर्ट्स के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठते, इसको डिस्कस करते। अगर आप मुखलिस थे और आप चाहते थे कि ट्रांसपेरेंसी हो, तो आपको इस वक्त जब बिल्कुल सर पे बात आ गई है उस वक्त नहीं लेके आना। और इस वक्त की आप घबराहट भी देख लें PTI की, कि कभी असेंबली के फ्लोर पर आते हैं, कभी कोर्ट्स की तरफ भागते हैं, फिर ऑर्डिनेंस, अभी कोर्ट्स ने फैसला नहीं किया तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। मतलब और अब आप देख लें कि जब उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा तो हफीज शेख को जहांगीर तरीन के पास भेज दिया, उन अपने ATM के पास, क्योंकि हमेशा जो पैसे का लेन देन और इस्तेमाल हुआ है वो PTI की तरफ से हुआ है। और ये आपने देखा है KPK में जिस तरह, बलोचिस्तान में जिस तरह इन्होंने सेनेट की टिकट्स दिए हैं और उन पे जब लोगों का रद्द अमल आया है, सही स्मगलर्स को और जो मैं कहती हूँ पैसे वाले हैं उनको जब दिया है, तो पार्टी की तरफ से रद्द अमल आया और फिर आप देखें कि इनको क्या करना पड़ा है। तो इसलिए मेरी बात सुने, अब तो जो डबल फेस PTI का है वो लोगों को बहुत अच्छी तरह नजर आ गया है मेरे भाई। अब कोई जरूरत नहीं है, जो ये शोर मचा रहे हैं ना, चोर चोर, तो सबसे बड़े चोर, डाकू, चलें आपका पॉइंट शाइस्ता साहब आ गया, इनकी सफों में बैठे हैं। ठीक है। और आप देख लें कि फैसल वाडा का एहतराम देखें कोर्ट्स का किस तरह किया है, कि उनको बुलाती रही है इलेक्शन कमीशन, वो नहीं गए, वो नहीं पेश हुए, जुर्माना भर दिया। और न्याजी साहब भी इसलिए उनको टिकट दे रहे हैं क्योंकि उनको इल्म है कि वाडा डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इसलिए उनको दे रहे हैं। ठीक है, चलें शाइस्ता साहब पॉइंट आपका आगे। अब जरा धामरा साहब से एक आखिरी पॉइंट ले लें। शाइस्ता साहब रुकिएगा। धामरा साहब, अब ये एक तरफ जहांगीर तरीन साहब मुतारिक हुए हैं, लेकिन गिलानी साहब का भी एक अपना चूंकि वसी एक्सपीरियंस है, बहुत तजुर्बा है, बड़े उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं इवन अपने मुखालफिन से भी, तो तैयारियां पूरी हैं, कॉन्फिडेंट हैं आप लोग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत को लेकर? इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं या जहांगीर तरीन 2018 की तरह कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इलेक्शन होता है और हम फुल कॉन्फिडेंस में हैं, और ये हमारी कामयाबी ये है कि जिस तरह हुकूमत कहती थी कि ये PDM बिखरी हुई है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, बड़े इख्तिलाफात हैं, वो तो कम से कम इनको मुंह की खानी पड़ी है और PDM मुतहद है। और गिलानी साहब की को मुतफिका उम्मीदवार करार देने के बाद आपको ये बात बिल्कुल देखने में भी आ रही है अमली तौर पर। वो इलेक्शन है, 3 मार्च को पता पड़ जाएगा। मगर हमने इस तरीके से जो हुकूमती हिस्सों में परेशानी थी वो एक्सपोज हुई है, उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की, उसमें उनको नाकामी इलेक्शन से पहले हुई है। एक कदावर शख्सियत है और ये हर कोई जानता है कि ये मुकाबला जो है वो बिटवीन पाकिस्तान और IMF के नुमाइंदे के दरमियान है। और PTI की जो एक अखलाकी जुर्रत होती थी कि हम जो है वो बिल्कुल साफ चली, शफाफ चली, अब वो गंद से भरी चली। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। आजिज़ जामरा साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा हमारे साथ मौजूद थे, और ये जो PDM के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी जीत के लिए तमाम अपोजिशन की जमातें इस वक्त पुरएतमाद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हुकूमती मौक़िफ़ भी इस सूरत हाल पर जानेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब आज फैसलाबाद भी पहुंचे। अब्दुल हफीज़ शेख साहब को उन्होंने यकीन दिलाया कि सेनेट के लिए, वोट के लिए जितने भी नाराज़ अरकान हैं उनको वो मना लेंगे और अब्दुल हफीज़ शेख साहब ही सेनेट से उम्मीदवार के तौर पर कामयाब होंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, पंजाब के सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो फयाज साहब, अब अपोजिशन जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, अभी आजिज़ जामरा साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे
कि ये आज एकदम आप लोगों ने जहांगीर तरीन को फिर मुतारिक कर दिया, वो जा रहे हैं, सबको मना रहे हैं, उनका जहाज़ जा रहा है, फिर 2018 की तरह लोगों को बिठा कर लाएंगे और जैसे उस वक्त हुकूमत बनाई थी इसी तरह अब्दुल हफीज़ शेख साहब को भी कामयाब कराने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि क्लियर कट हमारी अक्सरियत है असम्बली के अंदर, उसी अक्सरियत की बुनियाद पे हुकूमत भी कायम है, उसी अक्सरियत की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। मैं हैरान हूँ, आप अपोजिशन की बात करते हैं, इनकी मिसाल तो वही है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना जी। अब जना जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से किसने निकाला है, चलो मुझे ये बताएं, कौन सा नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से निकाल दिया गया था? जहांगीर तरीन साहब पार्टी में थे, पार्टी में है और पार्टी में रहेंगे। तो अब एक वर्कर की हैसियत से, एक अहदेदार की हैसियत से, एक एक्टिविस्ट की हैसियत से अगर वो कोई आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे अगर नून लीग वाले चीज चला रहे हैं तो ये उनकी शिकस्त की है, वो पहली इंडिकेशन है, पहली मैनिफेस्टेशन है कि जो बता रहे हैं कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। और ये जिस कैंडिडेट के लिए कैंपेन चला रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ, शर्म से डूब मर जाना चाहिए इन्हें। यूसुफ गिलानी साहब के अलावा इन्हें और कोई बंदा नहीं मिला था कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को, आला अदालतों से जिगजैग करने, खेलने, झूठ बोलने, चीट करने और द्रोहगोई करने के ऊपर जनाब उसको फारिग किया गया था। उनको वही करप्ट बंदा की जिसके खिलाफ नैब के केसेस चल रहे हैं, वही बंदा मिला था। अब उसके मुकाबले में हफीज शेख साहब एक डिसेंट आदमी है, एक इंटेलेक्चुअल है, एक प्रोफेशनल है, वो अपनी कैंपेन कामयाबी के साथ चला रहे हैं। तो इससे मैं नहीं समझता कि अपोजिशन और खुसूसन नून लीग जो है साहब अब्दुल हफीज शेख साहब ने वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन की? और आप जब केसेस की बात करें तो फैसल वार्डर साहब पर भी बड़े केसेस हैं, लेकिन वज़ीर आज़म कैसे स्टैंड ले रहे हैं उनके लिए? पूरी की पूरी सिंध की मकामी क़यादत को शटअप कॉल दे रहे हैं कि जी हमने टिकट दे दिया तो उस पर आप खामोश हो जाएं। आप मुझसे ये जो पूछ रहे हैं ना कब, तब और जब, इसको तो आप फिलहाल एक साइड पर रखें ना। मैंने जो बात की है कि वो डिसेंट आदमी है, इंटेलेक्चुअल है, प्रोफेशनल है, टेक्नोक्रेट है, इसके हवाले से अगर आप मुझसे डिबेट करते हैं तो मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। बेंचमार्क्स होते हैं ना कुछ टिकट देने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी क्या खिदमत हैं? सुने ना, तहरीक इंसाफ के वो पिछले 2.5 साल से जो है ना वो एक मिनिस्टर के तौर पर 2 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर यही क्वेश्चन आप नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों से पूछें कि जब 2013 की असेंबली बनी थी तो उस वक्त जो इन्होंने तकरीबन 250 MNA और MPA के टिकट दिए थे जो है वो काफ लीग के और जनाब परवेज मुशर्रफ के राइट और लेफ्ट हैंड, उनकी नून लीग के लिए क्या खिदमत थी कि जब नून लीग 10 साल जो है वो अताब का शिकार होकर परवेज मुशर्रफ के बड़ी मुश्किल से जनाब अदालतों के फैसलों के तहत फिर आए थे, तो फिर ये अब्दुल कादिर बलोच कौन थे, फिर ये मारवी मेमन कौन थी, फिर ये जाहिद हामिद कौन थे, फिर ये अमीर मकाम कौन थे, ये लंबी लिस्ट है। तो ये कौन और कब और जब और तब। लेकिन फयाज साहब ये हफीज शेख साहब वही है ना जब पीपल्स पार्टी के दौर में मईशत बदहाली की तरफ जा रही थी, खान साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी की काबीना को जिम्मेदार ठहराते थे उस मईशत की बदहाली का। तो हफीज शेख साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब की भी हिस्ट्री और बैकग्राउंड आप अगर पिछले 30 साल की आप निकालेंगे तो आपको जरा डांडे इसी तरह मिलेंगे किसी और के साथ। जरा इसको आप छोड़े, अभी आप इलेक्शन की तरफ और सब्जेक्ट जरा इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन की तरफ रहें। तो उसमें बात क्लियर सी है कि जनाब इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे, क्लियर कट जीतेंगे। नून लीग को शिकस्त नजर आ रही है, बस उसके लिए वो सारा तो फैज़ साहब अभी आज बिलावल साहब आपके पार्टी के लोग उनसे राब्ते कर रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी में भी शामिल कर लो, हम आपको वोट देने के लिए भी तैयार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इतना तंग आ चुके हैं। बिलावल साहब की आज गुफ्तगू आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं सुनवा देता हूँ। बात यह है, बिलावल जरदारी बच्चा है, मन का कच्चा है और जरदारी का बच्चा है। बस उसको जो जरदारी का बच्चा वाला टैग है ना वो पूरी जिंदगी जो है ना इस बेचारे की जो है ना वो सियासत खराब करने के हवाले से वो हमेशा आड़े आएगा। तो बात ये है कि हमने तो अपने MPA सारे नंबर पूरे किए हुए हैं, MNA भी नंबर पूरे हैं। हमारे पास पंजाब के अंदर 15-20 जो है वो नून लीग के लोग ओपनली ब्लंटली क्लियर कट किया ना फ्रंट फुट पे आके जो है वो हमें वोट दे रहे हैं। तो इनको अपना सोचना चाहिए, दूसरों की तरफ उंगली मत उठाएं, हमारी तरफ उंगली मत उठाएं, अपनी तरफ देखें कि इनका क्या हाल होगा। कहते हैं ना अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब। नून लीग के कितने लोग आपको वोट दे रहे हैं? नून लीग के देंगे इंशाल्लाह जनाब, अच्छे खासे देंगे, 7 सीट हम जीतेंगे। और तो हम किसी डील के तहत देंगे? कोई बातचीत उनसे चल रही है? नहीं, डील के तहत नहीं देंगे, वो पहले ही सेटअप है। वो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब के और बेगम सफदर नवाज साहिबा का जो बयानिया है सचिव देओल का और जनाब आपके मोदी का, वो पहले ही उससे तंग है। वो नैब के अंदर पिछले 2.5 सालों से जिनके खिलाफ केसेस चले और उस पर नए इंकशाफात हुए, कोई रबड़ी वाला, कोई छाबड़ी वाला, कोई फलूदे वाला, करोड़ों अरबों रुपए उनके मुलाजमों के, नायब कास्टों के और साइंटिफिक वर्कों की जनाब अकाउंटों से निकल रहे हैं। ये सारी करतूतें देख के वो सारे खड़े
फैज साहब, ये नून लीग के जो नाराज अरकान हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं या ये जिनकी आप बात कर रहे हैं कोई मुख्तलिफ लोग हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कुछ नाराज ओपन हो गए हैं, कुछ नाराज ओपन नहीं हुए, बस आपको नजर आ जाएगा इंशाल्लाह इलेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन फैज साहब, आपके अपने लोग भी आपको छोड़ कर जा रहे हैं, खुर्रम लगारी साहब और वो नहीं जी, हमें कोई छोड़ के नहीं जा रहा भाईजान। किसने कह दिया आपको छोड़ के जा रहा है? कोई छोड़ के नहीं जा रहा। खुर्रम लगारी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि उनके साथ 5 लोग और हैं। कौन छोड़ने गए? आजाद उम्मीदवार जो आपके शामिल हुए थे, खुर्रम लगारी साहब। सर, खुर्रम लगारी साहब की मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से भाईजान। आप टू डेट रहा करें, आपको एंकर है, आपको पता होना चाहिए कि हर लेटेस्ट सिचुएशन जो बदल रही होती है लम्हा बलम्हा उस पर नजर रखा करें। वो 2 दिन पहले मुलाकात हो चुकी है, वो एग्री है। अच्छा, और नून लीग के कितने लोग आपके पास इंशाल्लाह एग्री होंगे? अभी है नहीं ना, देखें आप खुद ये कह रहे हैं एग्री होंगे, अभी है नहीं एग्री, यानी आप मुकम्मल यकीन के साथ नहीं कह सकते। सारे एग्री होंगे, नून लीग के भी 10, 15, 20 वोट मिलेंगे और इंशाल्लाह 7 सीटें जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, पंजाब के सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा दावा कर रहे थे कि आने वाले सेनेट इलेक्शंस में जो 3 मार्च को होने हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के 15 से 20 उम्मीदवार उन्हें वोट देने जा रहे हैं, उनके नुमाइंदों को वोट देने जा रहे हैं। तो अपोजिशन जहां एक जानिब ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतनफ़िर हो चुके हैं और वो अपोजिशन की जानिब देख रहे हैं, कुछ लोग बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्ते कर रहे हैं, कुछ लोग नून लीग से राब्ते कर रहे हैं कि हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, अपनी पार्टी में हमें शामिल कर लें। ऐसे मौके पर फयाजुल हसन चौहान ये दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन अब चूंकि एक नए तरीके से मुतारिक हो चुके हैं अब्दुल हफीज़ शेख को, उन्होंने उनकी जीत का यकीन दिला दिया है। फैसलाबाद वो गए, वहाँ पर राजा रियाज से मिले, जो दीगर लीडरशिप थी पार्टी की वहाँ पर वो उनसे मिले और पंजाब को लेकर अब बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं फयाजुल हसन चौहान के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से एक बड़ी तादाद में और अक्सरियत के साथ वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और आज ही फवाद चौधरी साहब ने भी ये ट्वीट किया था कि वो 28 से 30 सेनेट की नशस्तें हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो ये वो नंबर है कि जो उम्मीदों से भी बढ़कर होगा अगर ऐसा हो जाता है। तो अब दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो आज ये कह चुके कि वो सीक्रेट बैलेट के हक में भी उसकी भी हिमायत करते हैं और जो ओपन बैलेट है, अगर ओपन बैलेट की हिमायत की गई, अदालती फैसला आया तो फिर वो उस पर भी राजी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह राय सामने नहीं आई है और मुस्लिम लीग नून अभी भी इस मामले पर थोड़ा सा शद्दोमत से काम ले रही है और कोई वाज़ेह मौक़िफ़ उनकी जानिब से नहीं आया। लेकिन पीपल्स पार्टी अब अपने इस बयान में बड़ी वाज़ेह है और साथ ही साथ अब सूरत हाल देखनी है कि जहांगीर तरीन जो आज से मुतारिक हुए हैं अब आने वाले दिनों में वो किन किन लोगों से मिलते हैं। क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनकी शिकायत हैं, जिनको कुछ खदशात थे, कि वो उनसे मिलकर उनको राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े अहम रहनुमा आज आमिर लियाकत साहब ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने उसमें लिखा कि जहांगीर तरीन से उनकी दरख्वास्त है कि वो उनको हुक्म ना दें कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब को वोट देना है, वरना वो टाल नहीं सकेंगे और वो वोट उनको नहीं देना चाहते। तो ये पूरी सूरत हाल है जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। और आज कराची के लोगों को एक अच्छी खबर मिली है, सिंध हाई कोर्ट से कराची की आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिलने की अब उम्मीद पैदा हो गई है। अदालत ने PSL मैचेस के दौरान नेशनल स्टेडियम के करीब सड़कें ब्लॉक ना करने का हुक्म दे दिया है। पुलिस हुक्काम ने सिंध हाई कोर्ट को यह यकीन दिलाया है कि नेशनल स्टेडियम कराची के करीब 2 अहम रास्ते पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के दौरान मुकम्मल तौर पर खुले रहेंगे। महकमा दाखिला तर्जुमान ने यह बताया कि खिलाड़ियों की आमद और रवानगी के वक्त महदूद मुद्दत के लिए इन रोड्स को बंद किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार अजीज़ फातिमा के वकील ने अदालत को बताया कि PSL 20 फरवरी से शुरू होगा और महकमा दाखिला और पुलिस ने इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर आवाम को तकलीफ पहुंचाते हुए सड़कों को बंद करना शुरू कर दिया है। वकील ने यह मजीद बताया कि कराची सेंट्रल जेल से नीपा चौरंगी और सर शाह सुलेमान रोड से डालमिया की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया जाता है, जिस पर इंतजामिया ने अदालत को यकीन दिलाया कि ये सड़कें PSL के दौरान बंद नहीं की जाएंगी, जबकि टीमों की आमद और रवानगी के वक्त हिफाजती इंतजामात महदूद मुद्दत के लिए किए जाएंगे, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इन सड़कों को बंद नहीं किया जाएगा। तो ये कराची के अवाम, खासतौर पर वो लोग जो इन अतराफ के इलाकों में रहते हैं, जो नेशनल स्टेडियम के आसपास रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि अब अदालत से उन्हें ये रिलीफ मिलने की तवक्को है। चूँकि इस सिलसिले में पिटीशन दायर की गई और दरख्वास्त गुजार ने अपने वकील के ज़रिए अदालत को इस पूरी सूरत हाल से आगाह किया कि किस तरह से ट्रैफिक जाम होता है, किस तरह से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाता है पूरे इलाके को। कल भी हमने आपको एक फुटेज दिखाई थी जिसमें एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी और उस ट्रैफिक जैम में वो निकल नहीं पा रही थी। नेशनल स्टेडियम के अतराफ में 2 बड़े हॉस्पिटल वाक़ हैं, कई स्कूल और कॉलेजेस हैं,
जिसकी वजह से पीक आवर्स में ट्रैफिक का वहाँ शदीद दबाव होता है और वहाँ के रिहायशियों के लिए अपने घर आना और घर से कहीं काम पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब आज इस अदालती कार्रवाई के बाद कराची के शहरियों को ये उम्मीद है, जिस तरह महकमा दाखिला के तर्जुमान ने अदालत को यकीन दिलाया है कि अब सूरत हाल बेहतर रहेगी और ये सड़कें सिर्फ उस वक्त बंद की जाएंगी जब टीम्स मैचेस खेलने के लिए नेशनल स्टेडियम का रुख करेंगी और फिर दूसरी बार उस वक्त बंद की जाएंगी जब स्टेडियम से वापस होटल के लिए रवाना होंगी। तो बहरहाल ये कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर। और इस वक्त एक ब्रेक, जब वापस आएंगे तो कोरोना की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है, कितनी खतरनाक ही साबित हो सकती है और कहाँ कहाँ इसकी मौजूदगी पाई गई है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस हर बदलते मौसम के साथ तब्दील होता जा रहा है। बरतानिया में कोरोना वायरस की एक और नई किस्म दरियाफ्त की गई है जिसमें होने वाली म्यूटेशंस परेशान कुन साबित हो सकती हैं। कोरोना की इस नई किस्म के बरतानिया में अब तक 32 केसेस और भारत में तकरीबन 180 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस की ये नई किस्म एडनबर्ग यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क समेत 10 ममालिक में दरियाफ्त की हैं और इसे B1525 का नाम दिया गया है। वायरस पर तहकीक करने वाली टीम ने यह बताया है कि इस नई किस्म का जेनोम गुज़िश्ता साल सितंबर में बरतानिया के इलाके कैंट में दरियाफ्त होने वाली किस्म B117 से खासी मुमासलत रखता है और इसमें स्पाइक प्रोटीन में होने वाली म्यूटेशन E484 के समेत मुतादिद म्यूटेशन देखी गई हैं और यही E484 के म्यूटेशन जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील में दरियाफ्त होने वाली इक़साम में भी मौजूद हैं और इससे वायरस को एंटीबॉडीज़ के खिलाफ मज़ाहमत करने में मदद मिलती है। अब डॉक्टर्स ने खदशा जाहिर किया है कि अगर कोरोना वायरस की ये नई किस्म फैलने में कामयाब हो गई तो ये तसव्वुर किया जा सकता है कि वैक्सीन ये साबका बीमारी से हासिल होने वाली जो मुदाफ़ियत कमज़ोर हो सकती है और उसे रोकने के लिए नई इक़साम बिलखुसूस E484 के म्यूटेशन वाली इक़साम के हवाले से टेस्टिंग का अमल तेज़ करने की ज़रूरत है। तिब्बी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि एक जैसी म्यूटेशंस वाली मुतादिद इक़साम की दरियाफ्त खासी परेशान कुन है क्योंकि वो मौजूदा वैक्सीन के खिलाफ मज़ाहमत कर सकती हैं। E484 के वायरस में आने वाली अहम तरीन तब्दीली जिसको देखते हुए वैक्सीन को कुछ बदलना भी पड़ सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल में अब आने वाला दौर और ये आने वाली किसनाक हो सकती है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये कोविड की जो नई किस्म दरियाफ्त हुई है, अभी इसके केसेस की तादाद कम है लेकिन ये कितना ख़तरनाक हो सकता है मुस्तकबिल में? देखिए, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि, और आप मुझसे बेहतर समझते हैं, माशाल्लाह आपने इतने प्रोग्राम्स किए हैं एंड नाउ यू आर वेल अवेयर कि जो भी हमारे साथ कोविड के साथ या किसी वबाई अमराज के साथ जो पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुका है उसके लिए RNA वायरस का मसला ही यही है कि इसको समझना, इसके अगेंस्ट कोई ना कोई वैक्सीन तैयार करना, ये मुश्किल तरीन मरहला है मेडिकल साइंस के अंदर। और ये आप बेमतलब जो कह रहे थे और आप साइंस की यही बात कहती है, म्यूटेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस के म्यूटेशन की वजह से अपनी शरीयत ये तब्दीली करती रहती है वायरस जो है। अभी तक जो देखा गया है एंड आप कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि अभी जो वायरस के अगेंस्ट जो बनाई गई हैं हमारी वैक्सीन, जो कंसिडर किया जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव, और कम अज कम आज तक जो हमारे साथ मौजूद है उसके लिए इफेक्टिव है जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम और वैक्सीनेशन जो इजाद की गई है। गालिबन कोई 90 मोर देन 90 के करीब अभी वैक्सीन मौजूद है दुनिया के अंदर, तो इसके लिए इफेक्टिव समझी जाती है। लेकिन हैविंग सेड, एक चीज अगर और करें सब लोग जो कि साइंटिस्ट हजरात इससे मतलब आशना थे कि ये म्यूटेशन होगी और ये वायरस जो है RNA बेस्ड जो वायरस है, इसके अंदर एक चीज ये जो था कि एक दफा अगर वैक्सीन लग गई तो आप मतलब बिल्कुल महफूज हो गए। किसी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि आप वैक्सीन लगने के बाद अपने आप को वैक्सीन बनते हैं। हम इसी बात पे कह रहे थे कि जो हिफाजती इक़दाम है अभी तक आपने यू हैव टू कैरी आउट जो प्रिवेंटिव मेजर्स, आपको अपने हिफाजती इक़दाम जो है जारी और सारी रखने होंगे, लेकिन आपकी परसेंटेज ऑफ चांसेस है वो उसके साथ कम हो जाएगा। तो वैक्सीन के लिए कोई 100% तो किसी ने भी अभी तक ये ऐसा नहीं कहा था। और बाकी ये आपका कहना कि जो बरतानिया से शुरू हुई, साउथ अफ्रीका के अंदर, इंडिया के अंदर, देखिए अब दुनिया के अंदर जो माइग्रेशन हो रही हैं, जो कि मतलब के ट्रांसपोर्ट का सारा सिलसिला है, जो जाते जाते हैं टूरिज्म के हवाले से या अदर वे भी दुनिया में, तो उससे तो हम बच नहीं सकते। आखिरकार इंसान इसके लिए आना ही आना शुरू करने के लिए। और एक हम आपके साथ डॉक्टर साहब, जहनों में सवाल ये आ रहा है कि अभी B1525 ये जो नई किस्म सामने आई है, जिन लोगों ने पुरानी वैक्सीन ली हुई हैं, लगवाई हुई हैं, वैक्सीनेट हो गए,
क्या अब ये उन पर भी असरअंदाज हो सकता है, या वो वैक्सीन इतना असर रखती है कि वो इसको भी कंट्रोल कर लेगी? बिल्कुल दुरुस्त क्वेश्चन है ये। देखिए, अभी तक हम समझते हैं कि इस वायरस के लिए जो कोविड-19 जो वायरस हमारे साथ है और कोरोना जो वबा है, इसको स्टिल वी आर इन अ फेज जो इसको जो इसको स्टडी कर रहे हैं। तो डेफिनेट किस्म की जो मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट देना या इसको समझने के साथ करना, मैं समझता हूँ कि अभी तक वी आर इन अ लर्निंग प्रोसेस, और जो अभी तक साइंस ने समझा उसके इफेक्टिव की रहेगी। और कहा जाता है जो कहने के लिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम किस्म की एक वैक्सीन बनाई गई है एंड होपफुली अफ्रेड के मैं इसके बारे में कोई ऐसी क्लीन किस्म की स्टेटमेंट दे दूं कि यस इट इज इफेक्टिव, या मैं ये कह दूं कि ये इफेक्टिव नहीं है, गालिब मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा। और हमें भी इसका प्रचार करने के लिए ऐसा नहीं है। यस, कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीन है दैट इज इफेक्टिव। अब ये जो पेशेंट जो कभी बड़ी छोटा आता है, लेकिन छोटा नंबर इज वेरी मच अलार्मिंग कि एक पेशेंट भी है तो आप समझते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये इसकी मुख्तलिफ वक्तों में हर थोड़े अरसे के बाद क्या मौसम बदलने का असर होता है कि एक नई किस्म सामने आ जाती है, वो मुख्तलिफ मुल्कों में होती है, ये अपनी हैयत बार बार क्यों तब्दील कर रहे हैं वायरस? ये देखिए, इसका सिस्टम ऐसा है, कुदरत का निजाम ऐसा है कि जो आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं, मतलब दूसरे वायरस वैसे ओवरऑल, और इसके साथ जो कोरोना को जिसको मतलब कैरी आउट करती हुई आ रही है वायरस, उसके अंदर है ही ऐसा कि ये म्यूटेशन जो करती है, और वो मतलब टाइम के साथ भी हो सकती है, एक रीजन के साथ भी हो सकती है, टेम्परेचर के साथ भी हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स जो वायरसेस के लिए नॉर्मल होता है उसी तरह की बीमारी के लिए होती है। तो इट इज वन ऑफ द फीचर्स के जो उसके साथ होती है। इट इज नॉट कि सिर्फ किसी के लिए ही ऐसा है, ये किसी भी वायरस के साथ है। इसका ऐसा ही होता है कि वायरस अपने आप को चेंज करती रहती है, तब्दील करती रहती है। म्यूटेशन इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, पीएमए के सदर, हमारे साथ मौजूद थे। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा भी ली है उन पर अभी भी तमाम SOPs को फॉलो करना उसी तरह से लाजिम है, ज़रूरी है जिस तरह वो पहले करते रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आज 18 फरवरी है, और ये वो दिन है जब 14 साल कबल 2007 को दिल्ली से लाहौर आती समझौता एक्सप्रेस में धमाकों के नतीजे में 68 मुसाफिर हलाक हो गए थे, जिनमें से 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए थे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली इस समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर भारत के आखिरी स्टेशन अटारी की तरफ बढ़ रही थी कि निस्फ शब के करीब जब ये ट्रेन हरियाणा के शहर पानीपत के दीवानी गांव के नज़दीक पहुंची तो उसके कंपार्टमेंट में बम धमाका हुआ। धमाके से 2 बोगियां आग की लपेट में आ गईं। भारत ने इस मुकदमे में स्वामी असीम आनंद नामी शख्स समेत कई हिंदू इंतहा पसंदों को इस दहशतगर्द वाक़े का जिम्मेदार ठहराया था। NIA ने अदालत में दलाइल दिए थे कि इस धमाके में पाकिस्तानी मुसलमानों को हदफ बनाया गया था। स्वामी असीम आनंद का ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीम अभिनव भारत से है। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान थे, जिनमें से एक सुनील जोशी को 2007 में कत्ल कर दिया गया था। 3 दीगर मुल्जिमान संदीप डांगे, रामचंद्र कलसांगरा और अमित अब तक मफरूर हैं। समझौता एक्सप्रेस के मुकदमे में 224 अफराद के बयानात मजमूई तौर पर रिकॉर्ड किए गए, और इस तवील मुकदमे में सरकारी गवाहों समेत तकरीबन 300 गवाह थे जो मुनहरिफ हो गए, जिसके बाद NIA की खुसूसी अदालत ने समझौता एक्सप्रेस बम धमाके केस में स्वामी असीम आनंद समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया था। अदालत का कहना था कि इस्तिखासा मुल्जिमान का धमाके में मुलव्विस होना साबित नहीं कर सका। इससे पहले पंचकुला की एक खुसूसी अदालत ने एक पाकिस्तानी खातून राहिला वकील की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसमें राहिला ने अदालत के रूबरू गवाही देने के लिए पेश होने की इजाज़त मांगी थी। स्वामी असीम आनंद समझौता एक्सप्रेस के अलावा मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह समेत कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी मुल्जिम था, लेकिन वो इनमें से कई वाक़यात में बरी हो चुका है। वाज़ेह सबूत मौजूद होने के बावजूद इस अंधोनाक और जालमाना वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों को सज़ा देने में बिला जवाज़ ताख़ीर की गई और कानून के कटहरे में लाने के दानिस्ता कोताही बरती गई। अपने जुर्म का एतराफ़ करने वाले स्वामी असीम आनंद और दीगर मुजरिमों की बरियत इस अमर की गवाह है कि RSS और BJP की क़यादत में हिंदुत्वा की मुतासिबाना सोच पर कारबंद हुकूमत में मुजरिमों को खुली छूट है। पाकिस्तान भारतीय हुकूमत को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है कि समझौता एक्सप्रेस में दहशत गर्दी में मुलव्विस मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाने और सज़ा दिलाने के लिए ठोस इक़दामात भारत की जानिब से किए जाएं, और यही पाकिस्तान का पुरजोर मुतालबा है। और आखिर में जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से हमारी अपील है कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग अपने ओहदे पर मौजूद हैं। 2 माह से
न सिर्फ बोल बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और असातिज़ा ये एहतजाज कर रहे हैं कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के मुतासिबाना इक़दामात के सिलसिले को अब रुकना चाहिए। वो बोल की आवाज़ को दबाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। बोल की नशियात को बंद करवाने के लिए केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाल रहे हैं। कहीं बोल की नशियात को बंद करवाया उनकी जानिब से जा चुका है और कहीं पिछले नंबरों पर धकेलने के लिए मुसलसल वो दबाव डाल रहे हैं, केबल ऑपरेटर्स को डरा धमका रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर नोटिस लें और बोल को इंसाफ फराहम करें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।